नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है जो कि आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट 5 मार्क्स दिला सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को शामिल किया गया है और साथ ही दोस्तों इसमें इकोनॉमिक्स का मैथ्स जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, उसको भी शामिल किया गया है। तो ध्यान से एक एक चीज को आप लोग बारीकी से देखते चलिएगा। मुझे बस 500 स्टूडेंट्स चाहिए जो इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे, जो आगे चल के स्कोर अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा और वीडियो का जो लाइक टारगेट दिया गया है 500, ठीक है, और इसको पूरा करते ही नेक्स्ट जो है आप लोग का वीडियो तुरंत आने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। आप लोग बारीकी से एक एक चीज को बताया जाएगा ताकि आप लोग को फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं क्या पूछा गया। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो। तो दोस्तों याद रखिएगा, रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो जो होता है दोस्तों, वो जो है किसका प्रकार होता है, ये एक चक्रीय प्रवाह का प्रकार होता है। चक्रीय प्रवाह का प्रकार यानी दैट मींस दोस्तों टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो जो होता है दोस्तों, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो टाइप्स होता है इसका। एक होता है का वास्तविक प्रवाह और एक होता है मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, वास्तविक प्रवाह जो क्वेश्चन में पूछा गया और मौद्रिक प्रवाह उसी का ही चक्रीय प्रवाह का ही प्रकार है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल फ्लो और मौद्रिक प्रवाह के इंग्लिश में कहते हैं मॉनेटरी फ्लो। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के भी पूछा जा सकता है। रियल फ्लो को जो है, वास्तविक प्रवाह को जो है हिंदी में उत्पाद प्रवाह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्पाद प्रवाह। ठीक है, और मौद्रिक प्रवाह को जो है आय प्रवाह के नाम से भी जानते हैं, यानी प्रोडक्ट फ्लो और आपका इनकम फ्लो। तो क्वेश्चन आप लोगों को घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो इसका दूसरा नाम भी आप याद रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव में भी घुमा के आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो इसका दूसरा नाम क्या है करके पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं वास्तविक प्रवाह और उत्पाद प्रवाह, इसको भी आगे चल के दो कैटेगरी में बांटा गया, एक साधन प्रवाह और एक उत्पाद प्रवाह, वस्तु प्रवाह। ठीक है, इसी का जो है दो पार्ट से इसका याद रखिएगा, क्या है रिसोर्स फ्लो और इसका प्रोडक्ट गुड्स फ्लो। ठीक है, तो दोस्तों एक एक चीज को हम लोग समझते जाएंगे और आप लोगों को बताते चलेंगे इसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दोनों के बीच का क्या अंतर है। तो चलिए दोस्तों एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक प्रवाह, उसके बाद बात करेंगे हम लोग मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह दैट मींस दोस्तों क्या कहते हैं, इसको रियल फ्लो के नाम से जानते हैं। इसे जो है उत्पादन अथवा उत्पादित प्रवाह भी कहा जाता है, इसे उत्पादन अथवा उत्पाद प्रवाह भी कहा जाता है, जो कि मैंने आगे आप लोगों को बता दिया। इससे अभिप्राय साधन सेवाओं के प्रवाह तथा वस्तुओं के सेवाओं के प्रवाह से है। इसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, साधन प्रवाह का अर्थ अर्थात साधन सेवाओं का प्रवाह से है। साधन प्रवाह का अर्थ क्या होता है, साधन सेवाओं का प्रवाह से है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, वस्तु प्रवाह अर्थात वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह। एक होता है साधन प्रवाह और दूसरा होता है वस्तुओं अर्थात वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रियल फ्लो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन और प्रोडक्ट फ्लो इट रिफर्स द फ्लो ऑफ रिसोर्सेज सर्विसेज फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज। इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड किया जाता है इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने बताया था रिसोर्स फ्लो और फिर बताया था गुड्स फ्लो। रिसोर्स फ्लो दैट मीन्स इसको किस नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है, फ्लो ऑफ रिसोर्सेज सर्विस, और दूसरा जो है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आप लोग का क्या, वास्तविक प्रवाह। अब हम लोग को अंतर करने बोला गया है मौद्रिक प्रवाह, तो उसके बाद हम लोग मौद्रिक प्रवाह के बारे में भी यहाँ पे देख सकते हैं। मौद्रिक प्रवाह के बारे में क्या बताया गया है, देख सकते हैं मॉनेटरी फ्लो, इससे आय प्रवाह, मॉनेटरी जहां बात होगा यानी वो इनकम से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इसे आय प्रवाह भी कहा जाता है, इनकम फ्लो भी कहा जाता है। अर्थात याद रखिएगा, एक अर्थव्यवस्था में साधन सेवाओं के द्वारा प्रवाह द्वारा मुद्रा का प्रवाह, इसमें किसका बात कर रहे हैं, मुद्रा का प्रवाह साधन भुगतान के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, साधन भुगतान आय प्रवाह का रूप ले लेता है। किसके रूप लेता है, जो साधन भुगतान होता है वो किसका रूप ले लेता है, याद रखिएगा मेन पॉइंट है दोस्तों, आय प्रवाह का रूप ले लेता है। वस्तुओं और सेवाओं के पर जो है व्यय प्रवाह का ये आगे चल के रूप ले लेता है। आय प्रवाह जो है, आय तथा व्यय दोनों विपरीत दिशा में चक्रीय ढंग से घूमते हैं। ये आय और व्यय जो है इसमें दोनों जो है विपरीत दिशा में चक्रीय ढंग से घूमते हैं। मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में इस प्रकार प्रवाहित होते रहता है। आप सभी जानते हैं, आप लीजिएगा एक समान, आपको कुछ लेना है तो उसके बदले में कुछ देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है एक विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है, इस प्रकार जो है मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में इस प्रकार प्रवाहित होती रहती है। जैसे आपने पढ़ा है कि पाइप में पानी तथा सर्किट में विद्युत प्रवाह होती है। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल के साथ अब हम लोग देख लेते हैं इसका इंग्लिश में क्या लिखा गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉनेटरी फ्लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम फ्लो। द फ्लो ऑफ मनी इन इकोनॉमी इज जनरेटेड इन फॉर्म factor payments by the flow of services. The instrument payments takes
द फॉर्म ऑफ एन इनकम फ्लो, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स फ्रॉम फ्लोज, बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर रोटेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन इन अ साइक्लिक मैनर, ठीक है। मनी फ्लोज फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड such a way that water flows पाइप एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन अ सर्किट, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल के साथ आपको लिख देना है। तो दोस्तों ये था 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों इसके बाद का जो आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है आप लोग का 5 मार्क्स वाला जो इकोनॉमिक्स का आप मैथ कहते हैं उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन, ठीक है। तो निम्नलिखित क्या बोला गया, निम्नलिखित आंकड़ा से आय विधि से साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए, ठीक है। तो साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए आप लोग को कहा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालने के लिए बोला गया है, यानी कैलकुलेट करने बोला गया है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये साधन लागत को ही हम फैक्टर कॉस्ट से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और किस मेथड से बनाने बोला गया, इनकम मेथड से, ठीक है, जो डेटा आपके पास दिया गया। तो इनकम मेथड के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, फॉर्मूला भी आप लोगों को बता दिया था। आप लोग को मॉडल सेट 1 जब बता रहे थे उसमें अच्छे से मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। आपके पास यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे उसका अमाउंट्स भी दिया गया है, किस में दिया गया है, करोड़ रुपीस में दिया गया है, ठीक है। तो इसको एक एक चीज को हम लोग डिटेल से समझते चलेंगे और करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आय विधि से बनाने के लिए बोला गया है, आय विधि से आपको निकालने बोला गया, इनकम मेथड से निकालने बोला गया जीडीपी एफसी, ठीक है। तो आय विधि से जीडीपी एफसी का मतलब होता है एक लेखा वर्ष में अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं, एक लेखा वर्ष में अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं उनके द्वारा जो आय सृजित की जाती है, उनके द्वारा जो आय सृजित की जाती है, आय अर्जित हुआ है, उसे जोड़ देंगे तो हमें राष्ट्रीय आय मालूम हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, एक लेखा वर्ष में अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं उनके द्वारा जो आय अर्जित हुआ है उसे जोड़ देंगे तो हमें राष्ट्रीय आय मालूम हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे जीडीपी एफसी को। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको सॉल्व करके आप लोग के लिए रखा हुआ है। तो जीडीपी एफसी का जो फॉर्मूला सबसे पहले याद रखिएगा, जीडीपी एफसी निकालने का, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि उस जो आपका जीडीपी एमपी है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है उससे आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू को अगर माइनस कर देते हैं तो आपका जीडीपी एफसी निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में ना तो हमें जीडीपी एमपी दिया हुआ है और ना ही दोस्तों हमें एनआईटी दिया हुआ है, यानी जीडीपी एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी नहीं दिया हुआ है, और ना ही मुझे डायरेक्ट यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। यानी सबसे पहले आपको जीडीपी एमपी भी कैलकुलेट करना है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको कैलकुलेट करना है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के कैलकुलेशन के लिए आप याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स से हमको सब्सिडी को माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे एनआईटी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स का जो वैल्यू है उससे अगर हम सब्सिडी का वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले करके हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसका जरूरत है और सामने में ये मिल चुका है हमें, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हम क्या किए, आपका इनडायरेक्ट टैक्स से जो है सब्सिडी का वैल्यू को माइनस कर दिए, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू दिया है 800 और सब्सिडी का वैल्यू दिया हुआ है 300, यानी 800 से आपको 300 को माइनस करना है। तो 800 से आपने 300 को माइनस किया तो आपका निकल गया 500, यानी मेरा ये वाला निकल चुका है वैल्यू, ठीक है। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है हमें जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये कैसे निकालना मैंने आगे आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो जो चीजें जीडीपी एमपी में आएंगे वो सभी आपको शामिल करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो भी चीजें हैं आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, क्या क्या है। जीडीपी एमपी निकालने के लिए हम सभी चीज़ों को शामिल करते हैं, जैसे कर्मचारियों को, पारिश्रमिक को भी शामिल करेंगे, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय का ये भी शामिल होगा, इंटरेस्ट भी शामिल होगा, आपका रेंट भी इसमें आएगा कैलकुलेशन के लिए, आपको प्रॉफिट का भी जरूरत पड़ेगा, और जितने भी रोजगार का साधन है वो सभी आएगा। जैसे 100 रोजगार से निर्मित आय, ये सभी से सोर्स ऑफ इनकम है और ये सभी इसको निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगा ये सभी डेटा का, ठीक है। तो इनका यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या दोस्तों, आपका जीडीपी एमपी। क्या निकाल सकते हैं, जीडीपी एमपी, ठीक है। तो सारा वैल्यूज जो है हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे और उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्या किया, यहाँ पे हमने
कि जीडीपी एमपी निकालने के लिए जो अब ऊपर में हमने देखा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय था, इंटरेस्ट था, रेंट था, प्रॉफिट था, मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था, ये सभी को हमने लिख लिया और सभी के अमाउंट को जो है यहाँ पे बारी बारी से मैंने सजा लिया। 13,300 था, 1,500 था, 1,000, 1,500, 16,100। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप सभी अमाउंट को देख पा रहे हैं। 13,300 से लेकर आपका 15 यहाँ पे आपको दिखाई मिल रहा होगा 16,100 तक, ये जितने भी डेटा है मैंने सभी चीज़ को इंक्लूड किया है। क्या निकालने के लिए? जीडीपी एमपी निकालने के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दिए हैं और जब वैल्यूज़ पुट किए हैं दोस्तों तो मेरा निकल चुका है क्या, कितना यहाँ पे दोस्तों 33,400। ठीक है, 33,400, यानी मेरा जो है जीडीपी एमपी भी निकल चुका है और मेरा एनआईटी भी निकल चुका है। तो आसानी से अब हम निकाल सकते हैं जीडीपी एफसी जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे जीडीपी एफसी निकालने के लिए बोला गया था, आपने देखा किस मेथड से, आपका इनकम मेथड से। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का जो है वैल्यू मैंने क्या बताया था उसका फॉर्मूला, कि आपको क्या करना है, जीडीपी एफसी निकालने के जीडीपी एमपी से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, जो कि हमने ये भी निकाल लिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी निकाल लिया जो आपके पास डेटा था, और जीडीपी एमपी भी कैलकुलेट कर लिया। अब दोनों का वैल्यू जो आया मेरे पास, ठीक है, इन दोनों के वैल्यू को क्या करना है, एक दूसरा से माइनस कर देंगे तो मुझे जो क्वेश्चन में निकालने बोला गया है जीडीपी एफसी, ठीक है, तो ये आसानी से निकल जाएगा। क्या पढ़ा था जीडीपी एफसी का फॉर्मूला, जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आया था 33,400 वहाँ पुट कर दिए और ऊपर में था आपका 500 नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, उसको माइनस कर दिए तो मेरा आंसर निकल चुका है यहाँ पे। ठीक है, 32,900। तो दोस्तों ये करोड़ में है, इसको आपको रुपीज़ को करोड़ में शो कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप एग्जाम में आसानी से 5 मार्क्स ले सकते हैं। तो बिल्कुल ही आसान था, आप लोगों को बस ध्यान से एक एक वीडियो को देखना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में 5 मार्क्स दिला सकते हैं। दोस्तों इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रोफेसर किनले ने मुद्रा को जो है 3 वर्गों में बांटा है, इनका नाम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का एग्जाम में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स हर तरीके से पूछा जाता है और साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है। अगर आप लोग से एग्जाम में पूछे ऑब्जेक्टिव टाइप में कि किसने जो है मुद्रा के कार्य को 3 वर्गों में बांटा है, तो याद रखिएगा प्रोफेसर किनले के द्वारा मुद्रा के कार्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों को 3 वर्गों में बांटा है। क्या क्या वो 3 वर्ग है दोस्तों? प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी फंक्शन, द्वितीयक कार्य यानी सेकेंडरी फंक्शन और तृतीयक कार्य यानी आकस्मिक। तृतीयक जो है दोस्तों वो है आपका आकस्मिक कार्य। इसको तृतीय को किस नाम से याद रखिएगा? आकस्मिक कार्य। ठीक है, कंटेंजेंट जो है आपका फंक्शन, ये तीसरा नंबर पे है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब एक एक चीज को हम लोग समझते चलते हैं। जो मैंने अभी हिंदी में बताया वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, इसको 3 क्लासेस पे बांटा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। अब दोस्तों हम लोग एक एक चीज को समझते चलते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम में जाके मैसेज करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी तक जुड़े नहीं हो तो वहाँ पे जुड़ जाइएगा। ट्विटर पर अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्या कि प्राथमिक कार्य, यानी प्राथमिक कार्य दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? मुद्रा के प्राथमिक कार्य। ठीक है, इसमें क्या आएगा? विनिमय का माध्यम। ठीक है, यह मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण अथवा आधारभूत केंद्रीकृत कार्य है। इस कार्य को करने के लिए मुद्रा को सामान्य स्वीकृति अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। मुद्रा को क्या होना चाहिए? सामान्य स्वीकृति अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में विनिमय सौदों के जो है उसको 2 भागों में बांटती है। जब हम पैसा को ले जाते हैं तो पैसा से हमारा क्या काम रहता है दोस्तों? हम अगर बेचते हैं तो अगला हमसे कोई खरीदता है। ठीक है, यानी 2 चीज होता है एक्सचेंज का काम, एक क्रय करना और एक विक्रय करना, एक परचेज करना और एक सेल करना। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है पहला कार्य के बारे में। ठीक है, देख सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, इसका जो है ट्रांजैक्शंस को 2 पार्ट पे बांटा गया है। आप जानते हैं एक परचेज और दूसरा क्या है? सेल। इंग्लिश में वही लिखा गया जो हिंदी में अभी हमने बताया है। ठीक है, इसको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी समय है, अभी जो करना आप लोग नोट करने का कर लीजिए, लेकिन आप लोग को बाद में इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए बिल्कुल समय नहीं दिया गया स्टडी करने के लिए। इसलिए आप लोग हिंदी कोर अगर है तो हिंदी कोर के साथ साथ आप इकोनॉमिक्स को स्टडी कीजिए। अगर आपका इंग्लिश कोर है तो इंग्लिश कोर के साथ साथ आप लोग जो है इकोनॉमिक्स को अच्छे से स्टडी करते चलिए। बिल्कुल ही समय नहीं दिया गया है इंग्लिश आपका इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आप लोग साथ साथ में इकोनॉमिक्स विषय को अच्छे से तैयारी करते जाइए, क्योंकि आपके हाथ में समय काफी कम बचा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया द्वितीयक कार्य यानी सेकेंडरी
ठीक है, इसी को हम गौण कार्य भी कहते हैं दोस्तों। तो सेकेंडरी फंक्शन क्या है, मुद्रा के द्वितीय गौण कार्य की उत्पत्ति प्रारंभिक कार्यों से ही हुई है। ठीक है, इस मुद्रा के 3 गौण कार्य है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स में कि गौण कार्य मुद्रा के 3 भागों के नाम लिखिए या 3 क्या क्या कार्य है उसके नाम लिखिए। ठीक है, तो इसको 3 जो है कार्य है, क्या क्या गौण, 3 गौण को जो है 3 पार्ट में और बांटा गया है। पहला है मूल्य का संचय, स्टोर वैल्यू, दूसरा है भावी भुगतान का आधार, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर वैल्यू। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे सबसे पहले, अगर ये 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए, ठीक है, कि मुद्रा के 3 गौण कार्य क्या है, तो पहला है स्टोर वैल्यू, मूल्य संचयन। धन के मुद्रा के रूप में आसानी से हम क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरीके से पैसे को घर में इन्वेस्ट करके रखते हैं, बैंक में भी इन्वेस्ट करके रखते हैं, संचित करके रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा दिया गया क्या, भावी भुगतान का आधार, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो जानते हैं डिफर्ड पेमेंट के बारे में, जो बाकी साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट है वो भी सुन लीजिए क्या होता है। मुद्रा को सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, इसका मूल्य स्थिर होता है। ठीक है, इसका मूल्य क्या होता है, स्थिर है। यदि अगर 500 रुपये का वैल्यू है तो 500 रुपये का ही आपको सामान मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं। और ये क्या होता है, टिकाऊ होता है और समरूप होता है। ये जो है एक लंबा प्रोसेस चलते रहता है, और ये क्या होता है, सब जगह बराबर इसका वैल्यू होता है। इंडिया में आप किसी भी कोने में अगर 500 रुपये का नोट ले जाते हैं तो उसको 500 रुपये ही माना जाएगा, ना कि 1000 रुपये माना जाएगा। 100 का रुपये ले जाएंगे तो 100 रुपये ही माना जाएगा, ना कि उसे 500 माना जाएगा। ठीक है, यानी हर जगह ये समरूप भी होता है। तीसरा है दोस्तों मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर वैल्यू। ठीक है, ट्रांसफर वैल्यू दैट मीन्स दोस्तों मुद्रा के साथ सामान्य स्वीकृति के कारण जो है क्रय शक्ति को भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी राशि तक हस्तांतरित किया जा सकता है। यहाँ पे लिख दिए हमने, क्या लिखा हुआ है सेकेंडरी फंक्शन में, यहाँ पे देख सकते हैं। The secondary function of money has originated from the primary function. Money has 3 secondary functions. क्या क्या है ऑलरेडी मैंने बता दिया। पहला क्या था कि स्टोर वैल्यू, दूसरा है स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट्स, तीसरा है ट्रांसफर वैल्यू। ठीक है, अच्छे से मैंने हिंदी में समझा दिया। वही बातें यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप लोग पेन एंड पेपर लेके साथ साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है, वीडियो में बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा है दोस्तों। ठीक है, मेहनत काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, एक एक चीज़ को डिटेल से बताया जाता है, लेकिन जो है बाकी स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मोटिवेशन टूट जाता है। और मोटिवेशन का एक ही मात्र स्रोत है, वो है आप लोग। ठीक है, जितना ज़्यादा मुझे मोटिवेट कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, मुझे और ज़्यादा मेहनत करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, कोई भी आप लोग को पैसा नहीं देना है, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, 3 साल से आप लोग कंटिन्यू जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट्स है अकाउंट्स के रिलेटेड भी, तो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इस चैनल को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने के कारण काफ़ी ज़्यादा पीछे ये है, तो इसलिए आप लोग का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, आगे दोस्तों तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, वो है आपका आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य जो है इसको हम कहते हैं कंटेंजेंट जो है फंक्शन कहते हैं। मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य भी है, ये इस प्रकार है, जैसा आप जानते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जरूर लिखिएगा एग्जाम में, कुछ भूलना है भूलिए, लेकिन इसको जरूर लिखिएगा। साख का आधार, ये जो है बेसिस ऑफ क्रेडिट है। उसके बाद दूसरा है जो आय के वितरण का आधार, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा के द्वारा हम किसी भी चीज़ को वितरित कर सकते हैं। तीसरा है सीमांत उपयोगिता तथा उत्पादक की समानता, सारा प्रोसेस जो इसी कारण पॉसिबल हो पाता है। इक्वलाइजेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज एंड प्रोडक्शन। उसके बाद दोस्तों क्या बात करें, शोधन क्षमता की गारंटी, गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, याद रखिएगा। और उसके बाद तीसरा उसके बाद और इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है दोस्तों कि साधनों का इष्टतम उपयोग। अगर मनी रिसोर्सेज अच्छा रहेगा, ठीक है, मुद्रा के कार्य प्रोसेस पे रहेंगे, तो हम जो है साधन को यूटिलाइजेशन भी अच्छे तरह के कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मनी का एक खासियत है दोस्तों, कॉमर्स के स्टूडेंट जान रहे होंगे, तरलता, जिसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था आकस्मिक कार्य का। तो ये आप लोग 3 प्रोसेस को आप याद रखिएगा, तीनों के पॉइंट्स वाइज मैंने बताया। जितना आप पॉइंट्स में सजा के लिखिएगा, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है और वो समझ जाते हैं कि स्टूडेंट को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, इसलिए उसने इस तरह से आंसर्स को दिया है। तो इसलिए एग्जाम में जितना अच्छा पॉइंट बना के आप लिखिएगा, उतना अच्छा आप स्कोर कीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, जब मैं कॉलेज पे टॉप किया तो मुझे मालूम था कि मैंने क्या अपने में चेंज किया था कि
कि मैंने जो है पहले जो है सभी चीज़ों को लाइन बाय लाइन लिख दिया करता था, ठीक है। इससे क्या होता था कि एग्जामिनर को लगता था कि बहुत सारे जो है वर्ड्स इन्होंने अपने से इंक्लूड किया होगा या ये अपने मन से पेज को भर दिया है, ठीक है। लेकिन मैंने जब कॉलेज पे जब टीचर्स ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ पे मैंने क्या किया, अब जो इतने पॉइंट्स थे, ठीक है, उसको मैंने एग्जाम में आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखा और उसको पॉइंट को भी अंदर से सब पॉइंट कर दिया, पॉइंट को भी छोटे छोटे और पॉइंट्स पे बांट दिया। तो इसका नतीजा क्या निकला दोस्तों कि रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन हुआ और कॉलेज का टॉपर भी हुआ था, ठीक है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि जैसे मैं जिस पैटर्न पर बताता हूं उसी तरह से लिखिएगा तो आपका रिजल्ट भी बेहतरीन होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं उसका जो इंग्लिश में जो आंसर होगा तीसरा पॉइंट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारा चीज लिख दिया गया है। क्या? बेसिस ऑफ क्रेडिट, द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, सारा चीज मैंने बता ही दिया वहाँ पे इंग्लिश में भी, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने इस पर अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आप लोग जाके इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। हर एक चैप्टर वाइज जो है वीडियोस वहां पे बनाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज का वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग जाके एक बार जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो बन चुका है, इसलिए जो है इसको आप लोग वहां से जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ये 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछा ही जाता है, तो काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है इस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में, आप लोग प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को कराया गया, आशा करता है आपने नोट कर लिया होगा, और ये वीडियो जाके सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक का डिफरेंस वाला आप लोग जाके जरूर एक बार लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जिन्होंने देखा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां ज्वाइन कर जाइए। कुछ भी डाउट्स रहे तो आप इंस्टाग्राम में जाके हमें पूछ सकते हैं, और आप लोग ट्विटर पे हैं तो ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।